नमस्कार, संवाद संध्या में आप सभी का स्वागत है। और आज की संवाद संध्या और भी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आज संवाद संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके साथ उपस्थित हैं हमारे इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजीव यादव सर। सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम संवाद संध्या में। धन्यवाद धन्यवाद हर्ष। और ठीक है, शुरू करें। संवाद की इस कड़ी को प्रारंभ करते हुए सबसे पहला और एक जरूरी प्रश्न जो अक्सर पूछते रहना चाहिए कि और वह प्रश्न है कि कैसे हैं आप और आजकल कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कोई जवाब दूं उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को बड़ी शुभकामनाएं, क्योंकि जिस अंदाज में और जिस तरीके से आप लोगों ने इस संवाद संध्या कार्यक्रम को आयोजित किया और जिस तरीके से आप प्रश्न करते हैं, जिस विश्वास के साथ सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में सबको बताने का प्रयास करते हैं इस संवाद संध्या के माध्यम से, वो निस्संदेह सराहनीय है। तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं और आगे भी आप जीवन में अच्छा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कि मैं कैसा हूँ, मैं इस बात से शुरू करूंगा कि एक अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं और महान लेखक विलियम शेक्सपियर, वो अपनी कुछ पंक्तियों में कहते हैं द थिंग्स माइंड मेक्स एवरीथिंग इम्पॉसिबल इफ इट डज नॉट एग्री इट। एंड और एक जॉन मिल्टन का स्टेटमेंट है दैट इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग, थिंकिंग मेक्स इट सो, एंड आउट ऑफ हेल इट कैन मेक हेवन, एंड आउट ऑफ हेवन इट कैन बी मेड हेल। तो ये हमारे आप पे मानने पर है। और हिंदी साहित्य में जैसा बहुत सारी कहावत और लोकोक्तियां हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप अपने मन और मस्तिष्क को साध लीजिए तो अपने व्यक्तित्व का जो 100% है वो दे सकते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान मैंने बड़ा मन और मस्तिष्क दोनों को साधने का प्रयास किया और उसमें सफल रहा कुछ हद तक इस मामले में कि मैंने गहन अध्ययन किया और साथ ही साथ कुछ कविताओं का लेखन किया और अपने स्वास्थ्य को सुधारा, जो सबसे बड़ी बात है। तो मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। हम लोग भी आपकी तरह ही अच्छे हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि आपके बचपन से जुड़ा हुआ कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी बचपन की यादों के पिटारे में एक कविता आपने लिखी है। तो उस यादों के पिटारे को हम लोगों ने भी देखा और समझा कि कैसे आपका बचपन मंद मुस्कुराहट के साथ ठहर सा जाता है। वो रामलीला में चोरी से जाना, फिर हनुमान बनकर उधम मचाना, जहाँ चमगादड़, गिरगिट, कतारबद्ध चींटियां, नकरीली आंखों वाली गिलहरी तितली और खरपतवार भी है, और दादी और माँ का दुलार और प्यार भी है। तो इन सब के बारे में याद करके आप कैसा महसूस करते हैं? और प्रश्न ये भी है कि कैसे सीधे साधे से दिखने वाले हमारे राजीव सर माखन चोरी की योजनाएं बनाते रहे होंगे। निस्संदेह बचपन की यादें बड़ी सुखद हैं। और मेरा जन्म जो है इलाहाबाद में एक रामनगर गांव है। और आप लोगों ने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिस नाम से जाना जाता है, वो उस रोड को बनवाया था उसी टाइम में। तो उसी दौरान उसी रोड पर मेरा गांव पड़ता है रामनगर। और रामनगर जब आप कानपुर से ये रोड निकलती है और होते हुए बनारस, इलाहाबाद होते हुए बनारस जाती है, तो उसी रोड पे रामनगर गांव है। और इस गांव का नाम रामनगर इसलिए पड़ा बेसिकली क्योंकि जो वहाँ के मूल निवासी इस समय जो हैं वो बनारस से आए थे। तो और बनारस का जो रामनगर की जो रामलीला है, या वहाँ बनारस की जो रामलीला की जो खूबी है, उस खूबी को यहाँ भी ले आए और लगातार रामलीला की बहुत सारी प्रस्तुतियां हुआ करती थी। तो इसलिए वो बचपन की यादें बड़ी सुखद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में बहुत सारी मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ था परिवार में।
तो दादी का मैं बहुत दुलारा था, और कभी कभी जो दुलार होता है वो बच्चे को बिगड़ैल बना देता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं बहुत ही छोटी उम्र से जो है वो बिगड़ैल स्वभाव का हो गया था, क्योंकि दादी जो है हमेशा हर एक से मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, और मेरे हर अच्छे बुरे के साथ वो खड़ी रहती थी। और मैं इवन उस दौर में तो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता था, जितना मैं दादी को जानता था, जितना वो मुझे जानती थी। तो ऐसे इस दौर में हुआ ये कि बिगड़ैल हुआ, लेकिन फिर भी गांव की यादों में बहुत सारी चीजें हैं जो साथ आज भी हैं। गांव का जीवन अगर मुझे बिगड़ैल बनाता है तो साथ ही साथ मित्रता करना भी सिखाता है, और साथ ही साथ संवेदनाओं को समझना भी सिखाता है। जो ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी खूबी है, वो मुझे महसूस होती है कि अगर मैंने शायद ग्रामीण जीवन नहीं जिया होता तो मेरे अंदर जो आज भी संवेदनाओं को समझने का जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर हुनर है या समझ है, वो वहीं से विकसित हुई है। और मित्रता करना और मित्रता निभाना पूरे समर्पण के साथ, वो मैंने गांव से सीखा है। तो वो अगर गांव ना रहा होता तो शायद मेरे अंदर ऐसा व्यक्तित्व ना आता। तो ये सब बातें हैं जो आज भी इसलिए सुखद लगती हैं, और कविताओं के माध्यम से कभी कभी उसको उतारने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक माखन चोरी करने का जो विचार था, क्योंकि हम लोग ऐसे समुदाय से आते थे जहाँ दूध और दही और घी और ये सारी चीजें बहुत होती थी, तो हर हर घर में चूंकि इसका व्यवसाय हुआ करता था उस टाइम, तो बस मौका मिलता था, दोस्तों के साथ ही सब आनंद लिया जाता था। और जीवन बचपन मैंने बहुत आनंद से जिया है, इसकी मैं उनको कभी भूल नहीं पाता। आज भी जो मेरे मित्र बचपन के हैं कहीं भी हैं, आज भी उनसे बातें होती तो उन बचपन के दिनों में, पुराने दिनों में हम लोग पुनः लौट जाते हैं। वो आनंददायक है, उसकी उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। इतने आनंद के साथ मैंने बचपन जिया है। यस सर, धन्यवाद सर। सर, हम आपसे बहुत दिनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे, तो आज जब मौका मिला है तो हम सबसे पहले वही अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सर, आपको कभी गुस्सा क्यों नहीं आता है? सर, इतने दिन पढ़ते हुए होंगे, आपको कभी हमने गुस्से में देखा ही नहीं आज तक। सेम क्वेश्चन मेरा भी है। राधा 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 का नहीं सर, शीतल, मेरा भी सेम। नहीं, ऐसा नहीं है, गुस्सा मुझे बहुत आता है। पर ये मुझे ये भी आता है कि गुस्सा कहाँ करना है। तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी हुनर आपको होना चाहिए कि गुस्से का जो प्रदर्शन है, गुस्सा किस जगह करना है, ये आपको समझ होनी चाहिए। तो गुस्सा आना कोई गलत चीज नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। गुस्सा आना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहाँ आना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, वो आपको सीखना चाहिए। और जीवन आपको सिखा देता है, अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें। और हमारे सर भी साथ में हैं, तो सर को शायद आइडिया हो कि मुझे कितना, उन्होंने देखा भी होगा एक आध बार, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आता है तो बहुत चरम पे आता है। गुस्सा आता है मुझे। धन्यवाद सर। आपने नहीं देखा, क्योंकि आपके सामने गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं। आप लोग तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। धन्यवाद जब छात्र संघ हुआ करता था और 2006 में जब छात्र संघ हुआ करता था महाविद्यालय में, और 2006 में मैं पोस्टेड था और उसी कॉलेज में बांगरमऊ में, तो जब नेतागिरी हुआ करती थी तो मेरा कई बार विवाद हुआ था, और मैंने एक दो छात्रों को मारा भी था। और ये मेरा, हालांकि मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुआ था ऐसा। जी सर, धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है कि आपकी शुरुआती शिक्षा क्या गांव में ही हुई, और आप शुरुआती शिक्षा के उस दौर में क्या साइकिल से बांधकर विद्यालय ले जाए जाते थे? जी जी जी, मैंने अपनी कविता में उल्लेख भी किया है, और मैंने आपको बताया कि दादी किस तरीके से हर बात के लिए मेरे साथ खड़ी हो जाती थी। मैं अक्सर पेट में दर्द होने का बहुत बहाना करता था, और मुझे स्कूल जाने से डर लगता था। और इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। ये एक सुखद संयोग है कि आज मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ, पर अंग्रेजी से मुझे बहुत डर लगता था। एंड वो वो अध्यापक थे, वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में आते थे, आर्मी के रिटायर्ड थे, और
मुर्गा बना के बहुत मारते थे। अगर अंग्रेजी मतलब स्पेलिंग बहुत रटाते थे और नहीं याद होती थी, एलिफेंट की स्पेलिंग मुझे उस जमाने में नहीं याद होती थी, छोटा जब था, तो बहुत मार खाया हूँ उसके लिए। तो फिर इसीलिए बहुत डर लगता था और मैं तमाम बहाने बनाता था। तो एक बार दादाजी ने बिल्कुल प्रण कर लिया कि कुछ भी हो इसको स्कूल तो भेजना है, क्योंकि मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी। मतलब मैं दादी के शायद संरक्षण में रहा होता तो ना पढ़ पाया होता, लेकिन माँ मेरी जो है वो भली ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि बच्चे हमारे जो हैं वो अच्छा पढ़ें। और पिता भी हमारे जो भी उस जमाने में उन्होंने एमए किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य के साथ, तो वो शहर रहा करते थे, इसलिए वो बहुत ऐसा तो नहीं था कि ध्यान मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता था। तो मैं दादा ने प्रण किया कि इसको बांध कर स्कूल पहुंचाया जाए, और फिर उन्होंने वही गांव का पगहा होता है, जानवरों को जिससे बांधा जाता है, उससे जो है मुझे उन्होंने साइकिल पीछे उस पे लटाया और उससे बांधा और स्कूल छोड़ा है। लेकिन शायद मैं भी उनसे ज्यादा 2 कदम था, और एक गेट से वो छोड़ के आया और मैं दूसरे गेट से निकलकर बगीचे में पहुंच गया था। तो ये सब बचपन की बहुत अच्छी और बुरी दोनों आदतें थी, वो सब बहुत कुछ सीखा हूँ। जी सर, धन्यवाद तो ये सर। असर भी रहा। जी धन्यवाद सर। आप इलाहाबाद से लखनऊ कब आए, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपने लखनऊ में ही की है, तो उस समय की कौन सी बातें आपको याद आती हैं? जब हम लोग मेरे पिताजी पीसीएफ में काम करते थे, पीसीएफ प्रोविंशियल कोऑपरेटिव फेडरेशन के नाम से, लखनऊ में 4 बाग में इसकी बिल्डिंग है, यही मुख्यालय है और यहीं पे कार्यरत थे वो, क्लर्कियल जॉब में थे, क्लर्क थे वो। और वो उनको जब चीजें गांव जाते थे तीज त्योहार पर, तो उनको पता चलती थी कि किस तरीके से उनका जो बड़ा लड़का है वो कितना नालायक हो रहा है, तो उनको अंदर से लगता रहा होगा कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो उन्होंने फिर हम लोगों को 1988 में 82 के बाद 88 में वो मुझे पूरे परिवार सहित लखनऊ ले आए, और कुछ प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जो है गांव हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 बाग में एक कॉलेज है, इंटरमीडिएट है, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, जो कक्षा 5 तक बॉयज को भी अलाउ करता है। मैं वहाँ क्लास 2 से वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ की एक सबसे बड़ी खास बात थी, मैं बहुत मार खाता था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मतलब केवल मेरी आर्ट अच्छी थी, और मेरी जो आर्ट की टीचर थी वो बड़ी खुश रहती थी कि बड़ी अच्छी आर्ट बनाता है, इस एज में भी अच्छी आर्ट बनाता है। लेकिन और विषय मुझे कुछ नहीं आता था, खासकर अंग्रेजी और गणित, 2 विषय मुझे बिल्कुल नहीं आते, तो जिसके लिए मुझे बहुत मार खाना पड़ा। लेकिन वहां पर एक शकुंतला मैम थी, आज भी उनका नाम याद है मुझे, और वो मैथमेटिक्स ही पढ़ाती थी। और वो एक दिन क्लास में आई, उन्होंने कुछ सवाल दिया और मैं उसको नहीं कर पाया, और मैं उसको नकल करने की कोशिश कर रहा था दूसरे से। तो उन्होंने फिर मुझे मेरे पास आई और पूछा क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मतलब जो भी बोला हूँ, या ध्यान नहीं मुझे क्या मैंने बोला, पर मुझे केवल इतना याद है कि उन्होंने जो खींच के थप्पड़ रसीद किया था मेरे चेहरे पर, वो उसकी जो गूंज है वो आज भी है, वो मैं आज भी नहीं भूल पाया। और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मैंने इसलिए नहीं तुम्हें मारा कि तुम्हें सवाल नहीं आ रहा था, तुम्हें इसलिए मैंने मारा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे थे और नकल कर रहे थे। तो ये 2 आदतें जो है अपने जीवन में कभी मत लाना, कि नकल करो दोनों आदतों को तुम अपने जीवन में नहीं उतारोगे। और वो दिन है जिसके बाद मैंने कभी भी इन सारी चीजों, तो नकल और झूठ बोलना, कोशिश किया कि जीवन में कभी भी 2 चीजें ना हो। तो ये उस समय की याद है। फिर उसके बाद जब मैं वहां से क्लास 5 पास किया, फिर 6 में एडमिशन करने के लिए, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए मुझे मेरे पिताजी सरस्वती विद्या मंदिर लेके गए, मॉडल हाउस में, 4 बाग में ये विद्यालय है जो स्वयं सेवक संघ के संरक्षण में चलता है, और इसका बड़ी कई इसकी ब्रांचेस हैं पूरे प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश भर क्या पूरे देश और विश्व में भी बहुत सारी, और इसकी अपनी ही शिक्षा पद्धति अलग है।
और वहां लेकर गए और प्रवेश होता था, उस समय प्रवेश परीक्षा होती थी, और प्रवेश परीक्षा में 100 में मेरे 15 नंबर आए थे, 15 मार्क्स आउट ऑफ 100, और मेरा नहीं एडमिशन हुआ। पिताजी मेरे बहुत निराश थे इस बात से कि मैं विद्या मंदिर में ही पढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारा वहां नहीं हुआ तो मैं और तुम्हें गांव भेज दूंगा। फिर भी उन्होंने एक बार कोशिश किया कि मुझे लेकर गए और उन्होंने कहा कि इसको 3 महीने के लिए आप प्रवेश दे दीजिए, अगर तिमाही की परीक्षा में ये फर्स्ट नहीं आया अपनी क्लास में तो आप इसका प्रवेश निरस्त कर दीजिएगा। तो ये बात मुझे आज भी उनकी मतलब स्मरण है कि उनको विश्वास था कि ये बच्चा जो प्रवेश परीक्षा में भी पास नहीं हो पाया, वो 100 बच्चों की जो बैच था, मतलब 2 बैचेस चलते, 2-2 बैच चलते थे, कक्षा 6 के 2 बैच थे उनके, तो 50-50 बच्चों का, तो 100 बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो 100 बच्चों में अगर ये बच्चा जिसका प्रवेश तक नहीं हुआ है और वो तिमाही में अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो आप इसको एडमिशन इसका निरस्त कर दीजिएगा। तो 3 महीने के बाद मैं 100 में मैं सबसे टॉपर था, मतलब मेरे सब सर्वाधिक नंबर थे जो 3 तिमाही परीक्षा हुई, तो उससे मुझे प्रवेश मिल गया और 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की विद्या मंदिर। लेकिन विद्या मंदिर का जो अध्ययन था उसने मेरे व्यक्तित्व को पूर्णतः बदल दिया। मैं उस जो आज आप मुझे देख रहे हैं उस बचपन की बिगड़ेल आदतों वाला जो राजीव था उससे मैं बहुत ही अलग हो गया और वहाँ के अध्ययन का परिणाम था। बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, तो वो वहाँ की यादें हैं। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट करने के लिए लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल सदर में है, और वो आपको अगर याद हो तो भगत सिंह एक बार अपना जो रूप बदलकर बचने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में एक महिला के साथ जो वो पत्नी की भूमिका में रहती हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। तो वो जो पत्नी की भूमिका अदा करने वाली थी उनका नाम था दुर्गा भाभी, और उन्हीं के द्वारा स्थापित वो विद्यालय है, लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल सदर में है, आज भी है, और उनकी बड़ी सी प्रतिमा उस विद्यालय में लगी हुई है। तो वहां जाने के बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट मैंने वहां किया और बेहतर था, अच्छा था, विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी था, अच्छा परफॉर्मेंस करता था। बीच में क्रिकेट खेलने की रुचि बढ़ी तो कुछ थोड़ा सा इंटरमीडिएट में चीजें मन मुताबिक नहीं हुई, और फिर भी ये सोचा था कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा क्योंकि बाकी रुचि और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करता था। हाँ, बल्कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत थी, पर विज्ञान वर्ग में अच्छा था, जीव विज्ञान वगैरह में। तो ये मेरी एजुकेशन हुई। वहाँ की एक सबसे बड़ी खास बात, शायद मैंने क्लासेस में भी जिक्र किया हूँ, अगर मैं लंबा उत्तर दे रहा हूँ तो हर्ष मुझे बीच में रोक दीजिएगा, क्योंकि अध्यापकों को बोलने का फरवरी से बड़ा कम अवसर मिला है, क्लासेस में पढ़ाने का मौका नहीं मिला है, तो वो क्या होता है कि वो आदत है, हम लोग कुछ थोड़ी बकबक ज्यादा आज आपका दिन है, आप बोलिए। हाँ, मेरा दिन है, सही कह रहे हैं, आज मैं दूल्हा हूँ इस बारात का। तो वो कुछ भी है ओके। तो मैं ये कह रहा था, वहाँ के एक अध्यापक थे, उनका नाम आज भी मुझे याद है, स्मरण है अच्छे से, स्वर्गीय श्री सुदर्शन शुक्ला जी। वो भौतिक विज्ञान के टीचर थे और वो साथ में अंग्रेजी भी पढ़ाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी के जो प्राध्यापक थे, मैं अंग्रेजी का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और अंग्रेजी किस तरीके से मेरे जीवन में आगे बढ़ी है मैं उसको बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो क्योंकि उस विद्यालय के जो अंग्रेजी के अध्यापक थे वो पढ़ाते नहीं थे, इसलिए वो भौतिक विज्ञान के टीचर होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा एक क्लास लेके अंग्रेजी पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे, और वहीं से मेरी ग्रामर अच्छी हो गई। वहीं से उन्होंने एक एक चीज को जिस तरीके से पकड़ा, और वो कहते थे, ये बड़े अच्छे से कहते थे, अगर ये 4 साल तुम जद्दोजहद में बिता दो तो अगले जीवन के 40 साल पूरे आराम से रहोगे, लेकिन अगर ये 4 साल तुमने आराम से बिताया तो जीवन के 40 साल तुम जद्दोजहद करते रहोगे। और ये उनकी जो फिलॉसफी थी, वो जो दर्शन था, जिस बच्चे ने भी समझा वो बच्चा आज सफल है। मैं अपने बहुत सारे सहपाठियों के संपर्क में हूँ और मैं देखता हूँ कि जिसने भी इस बात को समझा वो आज भी वो सफल है अपने जीवन में। तो ये सारी यादें हैं और अलग अलग व्यक्तित्व जीवन में आए,
और उन्होंने मेरे व्यक्तित्व में बढ़ोतरी की। मैं उन सभी को आज हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। सर, आपने पीएचडी करने से पहले यूपीएससी या आईएएस की भी तैयारी की है, तो सर आपको पता होगा कि मतलब प्रतियोगी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से वो असफल हो जाते हैं, या उन्हें क्या करना चाहिए जिनसे वो सफल हो जाए, तो सर इसके बारे में बताइए। जी, देखिए आकांक्षा और सभी विद्यार्थियों, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताना का प्रयास करूंगा कि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अक्सर ये हम सभी का ख्वाब होता है, क्योंकि सब वो क्रीम जॉब मानी जाती है और बहुत सारी सुख सुविधाओं होने के साथ साथ बहुत सारी अधिकार आपको मिल जाते हैं, और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम उस जॉब के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं, हम सभी के लिए। क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही क्या? इज इट ओके? यस सर। ओके। सो हाँ, मैं ये बता रहा था कि क्या बेसिकली हमें करना क्या चाहिए। मैं उसकी एक कुछ आइडिया आपको बेसिक देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमें जो इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को अपनी बुनियादी शिक्षा बनाना चाहिए। उन परीक्षाओं सिविल सर्विसेज में पास करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई को ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वही आधार है, जबकि वही बुनियाद है। हमें वो उस बुनियाद को अगर हमने एक बार अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो हम ग्रेजुएशन करते समय, जबकि हमारे पास 3 विषय केवल होते हैं, उन विषयों के साथ हमें अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट, अगर हमने ये प्लान बना लिया है, अगर हमने ये योजना बनाई है कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो अगर हम पहली बात हमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट अच्छे से करना चाहिए। अगर हमने नहीं किया है, जो हमने ग्रेजुएशन के दौरान ये प्लानिंग बनाई है, तो हमें अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई को एक बार रिवाइव करना चाहिए, फिर से रिवाइज करके उसको फिर से अडॉप्ट करने की कोशिश करना चाहिए, और उसको बुनियादी शिक्षा बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मूल जो भी प्रश्न होते हैं वो वहीं से आते हैं। उसके लिए जो हम ज्यादातर अपने यहाँ जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है, हम केवल उतना पढ़ लेते हैं। तो उसके साथ ये मौका होता है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो बुक्स हैं, जो आपको और बोर्ड्स की, अदर बोर्ड्स की जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बुक्स हैं, उन बुक्स को लाना चाहिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज की प्लानिंग करिए तो आप सबसे पहले अपनी बुनियादी शिक्षा को प्रबल करिए, उसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। दूसरी बात, लेखन को समर्थ योग्य बनाइए, उसमें उतना काव्य बनाइए, उतना स्पीडी बनाइए, उसमें गति इतनी लाइए कि जो समय का टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हम इतना कम समय होता है। आप अपना खुद ही देखते हैं कि जब आप अपने बोर्ड की, मतलब अपने महाविद्यालय की परीक्षाएं देते हैं, विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, 3 घंटों में आपका जो पैटर्न होता है, आप उस पैटर्न में अच्छा सा नहीं लिख पाते हैं, हम सभी को पता है। क्योंकि बहुत क्या होता है कि हम लेखन करते नहीं हैं, और लेखन नहीं करते हैं तो उस दिन हाथ जो है चलता नहीं है। हिंदी लिखना वैसा ही मुश्किल होता है, अंग्रेजी की अपेक्षाकृत हिंदी लिखना है, क्योंकि हिंदी में मात्राएं होती हैं, और मात्राओं के साथ साथ हिंदी में ऊपर की आप लाइन खींचना होता है आपको। तो उससे क्या होता है कि जब ये टाइम टेकिंग है, आप हिंदी का एक शब्द, वही शब्द हिंदी में ज्यादा समय लगेगा, अंग्रेजी में कम समय लगता है। तो ये टेक्निकल इशू है जो हमें आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो अपने लेखन को प्रबल करिए, चाहे वो लेखनी के स्तर पे हो या उसकी सुंदरता के स्तर पे हो, दोनों को अच्छे से करिए। तो ये बुनियादी चीजें जो हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। और साथ ही साथ विषयों का चयन हम जब करते हैं, तो उसका परीक्षा का, अगर आप पूरे पुराना जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आप सिलेबस ले आइए, पेपर्स पुराने ले आइए। आप ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, जब आप प्लान कर लीजिए कि हमें करना है, तो सिलेबस ले आइए, साथ ही साथ प्रीवियस पेपर्स ले आइए, उनको देखिए कि क्योंकि इतना वास्ट कोर्स है, इतना विशाल कोर्स है कि आप अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको कभी भी कवर अप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको लिमिटेशंस नहीं बनाई गई हैं। ये आपकी अनंत बुद्धि का परीक्षण है। आप कितने इन परिस्थितियों में कितने अच्छा कर लेते हैं, उस सिलेबस से आपका मूल्यांकन नहीं होता है, आपकी उस क्षमता का मूल्यांकन होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियां जबकि इस सेवा में करते हुए आपको वो फेस करनी पड़ेंगी। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आप
कैसे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, कैसे अपने आप को दिखा पाते हैं, वो आपकी परीक्षा की प्रणाली और उसके कोर्स में ही निहित है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें छोड़ देनी है और कहाँ किन चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ज्यादा ध्यान देना है, उन चीजों को आप ज्यादा अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी और भी हैं, हम लोग उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 बातें मुझे ध्यान रखने की जरूरत है, हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, कि हमें बुनियादी शिक्षा को प्रबल करिए, लेखनी को सुधारिए और ज्ञान के उस अथाह भंडार में उस चीज को तलाशिए जो पूछा जा रहा है, जिससे आपका मूल्यांकन अच्छे से हो सके। आकांक्षा। जी सर, धन्यवाद सर। आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिर आपने बीए क्यों किया? क्या पहले से ही निश्चय कर लिया था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है? और क्या इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विषयों का चयन भी आपने किया? हाँ, मैं विज्ञान वर्ग का था और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, मैं मेडिकल की तैयारी भी मैंने किया है और उसी दौरान मेरे मामा के लड़के थे और मेरे भाई, वो उनका सिविल सर्विसेज में हुआ था और 1998 में, और मैं उस समय 11th में था। एक होता है जब आपके आसपास का, आपके नजदीक का, जिनको हम बचपन से जानते रहते हैं, उनका होता है सिलेक्शन, तो हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, शायद शक्ति की उस क्षमता को पहचानने की कोशिश करते हैं और समझ लेते हैं कि शायद हम भी बेहतर कर पाए। और इस भाव के साथ मैं इलाहाबाद गया और मैंने विषयों का चयन किया। हाँ, विषयों का चयन, मेरा जो ग्रेजुएशन के टाइम मेरे विषय है वो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र और मध्यकालीन आधुनिक इतिहास और अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य मैंने अपनी रुचि के अनुसार लिया था और 2 विषय मैंने सिविल सर्विसेज को ध्यान में लेके लिया था, क्योंकि उसमें दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा विषय था और इतिहास जो है वो बड़ा सा लंबा हिस्सा कवर करती थी जो प्रश्न पूछे जाते थे। तो इसलिए मैं ये सोच के मैंने तीनों विषयों को लिया था और उसमें मैंने अंग्रेजी साहित्य को ज्यादा ध्यान दिया था। और फिर मैं कुछ और जीवन में ऐसी चीजें हुई, क्योंकि मैं सिविल साथ ही साथ मैं कोचिंग भी पढ़ाता था, पढ़ाने लगा और मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। अंग्रेजी के साथ साथ फिर जो 1 डे एग्जामिनेशंस होते थे उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा। फिर मेरा मन उन सारी चीजों में ज्यादा लगने लगा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो जीवन की गति को और दिशा दशा दोनों को प्रभावित करती हैं। तो हाँ, सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख के मैंने अपने ग्रेजुएशन के विषय लिए। जी हर्ष। जी सर, धन्यवाद सर। आप, अगला प्रश्न है मेरा कि आपने LLB भी किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो ऐसा क्यों? आपका उद्देश्य क्या था? आप मैं हिस्ट्री और मैं इंग्लिश लिटरेचर रखता था और शायद इसी वजह से मैं जब उस समय एक विषय के रूप में प्रीलिम्स में मैं हिस्ट्री रखता था और मेंस में हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। सो वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं रखना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब। साहित्य में अगर उस तरीके की पकड़ ना हो तो बेहतर ये होता है कि ऐसे विषय का चयन करें जिसमें आप ज्यादा अच्छे से अभिव्यक्ति कर पाए। जी। और हर्ष ने ये पूछा था कि मैंने, हाँ जी सर बताइए। नहीं, आप प्रश्न पूछ लीजिए। सर, अधिकतर लोगों का कहना है कि मतलब बाहर जाकर तैयारी करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की, तो सर यहाँ से नहीं शुरू कर सकते या फिर जो ज्यादा जरूरी है जाना? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि उसके लिए हमें 100% देने की आवश्यकता होती है। अगर जैसे हम घर पे रह रहे हैं तो हमारे घर की कुछ अपनी माहौल होते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजें आती हैं सामने जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, वो मुश्किलात पैदा होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप 100% अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो अगर घर में रहते हुए आपको वो सुविधाएं मिल जाती, सुविधाओं का मतलब है कि आपको नितांत समय मिल जाता है, आपको थोड़ा सा एक माहौल मिल जाता है जिससे आप वार्तालाप कर पाए, बातचीत कर पाए, मतलब ऐसा कोई मार्गदर्शन आपको मिल जाता है आपके आसपास, तो आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे सफल रहे हैं उसमें। लेकिन बस बाहर जाने में ये होता है कि आपको वो
अपना पूरा समय मिल जाता है और साथ ही साथ ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसा ऐसा मतलब समूह मिल जाता है जिससे आप उन विषयों पे चर्चा कर पाए, क्योंकि घरों में रहते हुए चर्चाएं दूसरी होती हैं। घरों में रहते हुए हम सीरियल्स के बारे में बात करते हैं, घरों में रहते हुए हम आसपास के पड़ोस में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि क्या मतलब आगे किसकी शादी होने वाली है क्या। तो ये सारी चीजें जो है हमें डाइवर्ट करती हैं, तो वो उनसे डाइवर्जन से बचने के लिए थोड़ा अगर ये माहौल आपको घर पे मिल जाए, आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिल जाए और आप ऐसा माहौल बना के पूरे डिवोशन के साथ लग पाए, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बाहर जाने में बस इन दोनों का फायदा मिल जाता है। हाँ आकांक्षा, हर्ष अभी जुड़ नहीं पाए हम लोगों से आई थिंक। जी सर जुड़ गए। अच्छा जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि आपने एलएलबी भी किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और बीए भी किया है, एमए भी किया है, और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी जाने का इरादा है और एलएलबी भी करते हैं और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लग जाते हैं, तो मतलब इतना विरोधाभास क्यों है, स्पष्टता क्यों नहीं नजर आती है? ये जो सिविल सर्विसेज की बात है, ये सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है इतना वाइड है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटी से पूछा जाता है और लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में से पूछा जाता है। तो दो बातें थी, जब मैं एलएलबी मैंने इसलिए किया, एमए करने के बाद मैं पीएचडी इनरोल्ड हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पीजी मैंने 2004 में किया और मैं 2004 में ही मैं पीएचडी के लिए इनरोल्ड हुआ था अंग्रेजी विभाग से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये साथ ही साथ ये लग रहा था कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अगर मैं लॉ कर लेता हूँ तो जुडिशियल सर्विसेज एक अलग सी सर्विसेज होती हैं, उसी में साथी होती हैं स्टेट लेवल पे जो ये मतलब आप जुडिशरी में जो जाते हैं उनके लिए जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशन। तो पीसीएस जे में जाने के लिए आप एलएलबी होना चाहिए और यही सोचकर मैंने ये एलएलबी ज्वाइन की, क्योंकि उस दौरान पीएचडी की कोर्स टाइम से शुरू नहीं हो पाए थे, तो ये मेरी प्लानिंग थी कि ये सिविल सर्विसेज को से वहां मदद भी मिलेगी और सबसे बड़ी बात थी कि इलाहाबाद में मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, अच्छे से मैं रह लूंगा और मैं तैयारी कर लूंगा, क्योंकि जो कोई कोर्स करते रहते हैं तो उनको हॉस्टल मिल जाता है बड़ी इजीली, और हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना बड़ा आसान होता है क्योंकि बड़ी सुविधाएं होती हैं वहां पर, और सबसे बड़ी बात है कि मित्र मंडली मिलती है ऐसी जो आपको बढ़ाती है आगे।